Welcome to all in the current session regarding value-added certificate course on chemistry in day-to-day life, which is being organized by the Department of Chemistry under the aegis of Department of Higher Education Haryana and with proper guidance of our Principal Sir Major Dinesh Saharan. Here in front of you, our today's resource person, professor, chairperson in डी क्रस्ट मुरथल के अंदर मैडम वहाँ पे प्रोफेसर हैं, चेयरपर्सन हैं। मैडम ने काफ़ी सारी किताबें, रिसर्च पेपर, इतनी सारी कमेटीज़ के अंदर मैडम ने काम किया। मैडम की जो लिस्ट है रिसर्च पब्लिकेशन की, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार के अंदर मैडम ने इतने सारे जो टॉक दिए हैं, प्रोसीडिंग्स के अंदर जो लेक्चर है मैडम के इतने सारे, मैडम ने इतने सारे इवन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की एक सीरीज चली हुई है जो हर साल डी क्रस्ट मुरथल के अंदर ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, जिसमें ढेर सारे प्राइजेस दिए जाते हैं, जिसमें से जो बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड हमारे यहीं की जो मैडम है हर बार वो कब्जा कर लेती हैं, डॉक्टर रिंकी, क्योंकि वो वहीं से मैडम की स्टूडेंट हैं। डॉक्टर रीना जो आपको यहाँ पे पढ़ाती है वो भी मैडम की स्टूडेंट है। तो मीन्स हमारी दो फैकल्टी तो यहीं पे आपको पढ़ाती है, वो मैडम की ही स्टूडेंट है, वहीं से वो पढ़ के आए हैं और तभी वो आपको इतना कॉन्फिडेंटली, इतने अच्छे से आपको पढ़ा पा रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि आपने सुना था कभी अकबर और बीरबल के बारे में, तो जो बीरबल था जब उसको कहा गया अकबर ने कि मैं आपकी मदर से मिलना चाहता हूँ, तो उस वक्त उसने ये कहा था, उसकी मदर ने, जो वो मिलने के लिए गए, उसने अपना मुंह ढक लिया क्योंकि वो ज्यादा सुंदर नहीं थी। उसने ये कहा कि मेरे को क्या देखना है, पहले आप जो मेरा बेटा है आप उससे बातें करें, अगर कुछ फिर भी आपका सॉल्यूशन ना हो अपनी बातों का तब आप आके मेरे से मिलना। कहने का मतलब यानी दिमाग होता है, टैलेंट होता है, तो कहने का मतलब जो टैलेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डॉक्टर रीना के अंदर, डॉक्टर रिंकी के अंदर, वो कहाँ से आया? वो यहीं से तो आया है। डॉक्टर सुमन लता जो हमारे आज के रिसोर्स पर्सन है, मैडम मैं आपको बहुत बहुत इनवाइट यानी धन्यवाद करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ हमारे पूरे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, पूरी कॉलेज फ्रेटर्निटी की तरफ से, हमारे प्रिंसिपल मेजर दिनेश सहारन की तरफ से। हमारे प्रिंसिपल थोड़े बिजी रहते हैं कॉलेज के काम के अंदर, वो कभी एक सीट के ऊपर मिलते नहीं क्योंकि वो काम में लगे रहते हैं। हम उनको बताते हैं कि सर यानी इस टाइप से, वो कहेंगे हाँ बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ। वहां पे जाके देखेंगे सर दूसरे काम में लगे हुए होते हैं। यानी हमारे सर यानी मैं आपको क्या बताऊं, इतने एक्टिव हैं, यानी हम तो हो ही नहीं सकते, हम तो सपनों में भी नहीं हो सकते इस टाइप से। तो फिर हमारे जो, लेकिन एक खास बात ये है प्रिंसिपल सर ने, जैसे हम बताते हैं कि हम इनवाइट करें, वो ये कहते नहीं, आपका जिसका दिल करे, आपको लगता है कि आपके डिपार्टमेंट के लिए क्या अच्छा है, कॉलेज के लिए क्या अच्छा है, अकॉर्डिंगली आप बात करें और वो सारा का सारा दायित्व आपका है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें पता है कि आप अच्छे से कर लेंगे। मैडम के पास भी टाइम नहीं होता, आज भी मैडम के पास टाइम नहीं था यहाँ पे आने के लिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन क्या है कि रिक्वेस्ट करना हमें आता ही है, फिर मना लेना भी हमें आता ही है। तो हमने कैसे ना कैसे करके मैडम को मना लिया, यहाँ पे बुला लिया कि मैडम देखो आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं ना, वो कुछ दिन के बाद, जो हमारे फाइनल ईयर ऑनर्स के जो बच्चे होंगे या दूसरे, वो कुछ दिन के बाद हो सकता है उनमें से कुछ बच्चे आपके पास ही आए। मैंने बच्चों को भी क्लास में बताया था, बेटा बड़े ध्यान से देखना मैडम को, एक छाप सी बना लेना मैडम की फोटो की कि ये मैडम वहाँ पे प्रोफेसर चेयरपर्सन है। जैसे आप जाएंगे तो आप एक हिंट दे के मैडम हम वो हैं जो उस दिन आप आए थे, और इस टाइप से यानी एक वे ऑफ कन्वर्सेशन बन जाता है, जो कोई भी पर्सन होता है वो इजी हो जाता है टॉक करने के लिए। तो मैडम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। एक बड़े ही सादे परिवार से निकल के और बिल्कुल ऊपर ऊंचाइयों तक चले जाना, हम सभी का बैकग्राउंड रूरल ही होता है, हम सभी का बैकग्राउंड रूरल है, इसी टाइप से मैडम का भी बैकग्राउंड हमारी तरह ही है, लेकिन अपनी मेहनत के दम के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह, और आखिर आज की डेट में प्रोफेसर चेयरपर्सन होना एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर, आप बेटा सभी यही चाहते हैं ना पार्टिसिपेंट भी, कि कल को हमारा जब एडमिशन होना तो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर ही हो, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर तो फीस ही बहुत ज्यादा होती है। तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे फीस कम होती है और ऐसी रिनाउंड यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे आराम से जॉब नहीं मिलती, वहां पे मैडम एक बड़े ही जो पद है, जो सबसे बड़ा पद ही होता है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, प्रोफेसर है मैडम, साथ के साथ चेयरपर्सन भी हैं, काफी कमेटीज में कन्वीनर हैं,
क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं पूरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इतनी सारी कमेटीज़ के अंदर मैडम कन्वीनर होती है, डिफरेंट वहाँ पे जो प्रोग्राम चलते हैं, तो मैडम को फिर वहाँ पे बार बार इनवाइट किया जाता है कि मैडम आप आ जाएं, मैडम आप आ जाएं ना हमारे, जैसे हम भी कह रहे थे, जैसे आज मैडम को कहीं और भी जाना है तो हमने कहा मैडम पहले हमारे पास, तो एक हक होता है ना, तो उसी हक के बेसिस के ऊपर पहले मैडम के जो पल थे, जो समय था, उसको हमने यहाँ पे चुरा लिया। फिर मैंने रिंकी मैडम को कहा कि मैडम आ रही हैं, तो फिर वो भी बहुत खुश हो गई कि बहुत अच्छी बात है, यानी हर कोई खुश होता है ना, तो सारे काम जब हम खुशी से करते हैं, अपने मन से करते हैं, तो वो काम बड़ा ही हमारा सक्सेसफुल होता है। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया, आपने समय में से समय निकाला। अब मैं बिना समय को व्यर्थ किए मैडम को इनवाइट करता हूँ कि मैम आए अब मंच के ऊपर और मंच को संभालें। नहीं यही से मैम तो आप बता दो कहाँ। हाँ, अच्छा इसमें ओपन। So first of all, I should say thanks to Dr. Ravinder for inviting me, and as well as your principal, Major Dinesh Saharan. I pay my thanks to him also, and two of my PhD students are here. It gives me immense pleasure to see them here, that they are doing their duties very well. और थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा कि इंग्लिश में ही रखूँ? मिक्स ज़्यादा, आप बच्चों की मर्जी चलेगी, आप कैसे कंफर्टेबल हैं बच्चों, बताओ आप। मिक्स में ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, चलो। तो मैं अपने बहुत ज़्यादा उसके लिए थैंक्स बोलती हूँ सभी के लिए, जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग टीम है, और जो ये एक प्रोग्राम चल रहा है, शायद इसमें डायरेक्टर हायर एजुकेशन का कोई प्रोग्राम है शायद, ये है ना, तो उनका भी धन्यवाद, उन्हीं की वजह से तो फिर अब धीरे धीरे ये स्टेप बाय स्टेप हम पहुँचे यहाँ तक, है ना। तो let us start with the presentation depending upon the topic modern electrochemistry. So बच्चों, मैं आपका कहाँ क्या प्लेटफॉर्म पे खड़े हो वो तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि भाई आप वेयर डू यू स्टैंड, ताकि मैं वहाँ से आगे स्टार्ट कर सकूँ, है ना। अगर मैं बोलूँ कि भाई चलो आज हम पढ़ते हैं फ्यूल सेल की बात करते हैं, तो अब आपको यही नहीं पता कि फ्यूल सेल कहाँ से आया, कैसे बनाते हैं, किस काम आता है, तो फिर मेरे इसके टॉक का फ़ायदा नहीं होगा ना। तो एक बार आपका मैं चेक कर लूँ ग्राउंड प्लेटफॉर्म कि आप कहाँ पे हो, तो हो सकता है मैं 2-4 क्वेश्चन पूछूँ आपसे। इट्स फाइन कि आप ना बता पाओ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन बट यू शुड ट्राई, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे बताने की, अच्छा लगेगा मुझे भी, और आपकी इंटरेक्टिव सेशन रहेगा वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। किसी बच्चे को नींद नहीं आएगी एटलीस्ट, ये ज़रूर रहेगा, है ना। तो आप मुझे बताएंगे, एक तो क्लासेस आई थिंक बीएससी 3rd ईयर ऑनर्स की क्लास बैठी है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक बार 3rd ईयर के बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, बीएससी ऑनर्स 3rd ईयर फाइनल के बच्चे, अच्छा, और सेकंड ईयर के ज़्यादा हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर, बाकी फर्स्ट ईयर बच गया है ना, सभी ऑनर्स के हैं या मिक्स हैं? अच्छा, ये बताओ आप कि आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कौन सी ईयर में आप पढ़ते हो? कोई फर्स्ट में पढ़ रहा है, सेकंड में भी पढ़ रहे हो, है ना। तो कुछ फंडामेंटल चीज़ें पहले आती होंगी, फिर उनकी एडवांस चीज़ें बाद में आती होंगी। तो कोई नहीं, थोड़ा सा मैं आपको हल्के फुल्के 2-4 क्वेश्चन ही पूछूंगी, मैं ज़्यादा नहीं। तो अच्छा ये बताएं कि सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो सेल से शुरू होती है ना, बिना सेल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो बात नहीं बनती। सेल बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम भी सेल से ही बने हैं, वो वाले सेल पे क्यों जाते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पे? हम भी तो सेल से ही बने हैं, हमारी भी बेसिक यूनिट सेल है, ठीक है। वहाँ पे भी आपको हम अभी बताएंगे, वहाँ पे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, जिस सेल से हम बने हैं। लेकिन अभी अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो सेल माइंड में कुछ और आता है, जिसमें एनोड हो, कैथोड हो,
एक इलेक्ट्रोलाइट हो, कोई सॉल्यूशन हो, उसमें कोई दो रोड रखी हो, उनको कनेक्शन किया हुआ है आपस में वायर से, कहीं करंट दौड़ रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, कहीं आयन्स चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ एक सिनेरियो माइंड में आता है हमारे, ठीक है। अच्छा, आप में से कौन बताएगा कि सेल कितने टाइप के होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले सेल पढ़ा होगा ना? ये शाबाश, बताओ। गैल्वेनिक सेल का नाम सुना है? अच्छा, गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कि इससे वाइस वर्सा होता है? गुड गुड गुड, अरे आपके बच्चे तो होशियार हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाना भी मुझे अच्छा लगेगा, फिर कुछ बताना भी। तो ठीक है बच्चों, आपका मैंने चेक कर लिया, ग्राउंड अभी स्ट्रॉन्ग है आपका ग्राउंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मामले में। तो अभी हम थोड़ा सा चलेंगे, तो एक बार फर्स्ट स्लाइड। सो आपको ये बड़ी मतलब सरप्राइजिंग सी स्लाइड लगेगी कि होप, पर्पस एंड डिटर्मिनेशन आर नॉट मियरली मेंटल स्टेट्स, they have electrochemical connections that affect the immune system. I think everybody is knowing our immune system, meaning of immune system क्या होता है, यानी हमारी रोगों से, बीमारियों से लड़ने की हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। तो बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा होगा आपको कि कहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कहाँ हमारा इम्यून सिस्टम, कहाँ हमारी होप्स लाइफ की, कहाँ पर्पज लाइफ का, कहाँ लाइफ की हमारी डिटर्मिनेशन, हमारे एम्स गोल्स लाइफ के, वो वहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या कर रही है। तो इट गिव्स ए सरप्राइज टू एवरीबडी, ठीक है ना। अरे कोई बच्चे पूछते भी हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में हम पढ़ क्यों रहे हैं, काम कहाँ आएगी, सिर्फ ये पेपर ही तो पास, क्लास ही तो पास करनी है हमने, ज़्यादा से ज़्यादा नेट में कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, नेट के एग्ज़ाम में, एमएससी में कुछ हेल्प हो जाएगी, हमारी कैरियर बनाने में ही तो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रोल। लेकिन अभी जो आपको ये स्लाइड बोल रही है, जो ये लिखा हुआ है इस पर, तो आपको पता लगेगा थोड़ी देर में कि अरे सारा कुछ गेम ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, हम तो इससे बच ही नहीं सकते। इवन हमारी बॉडी में भी दुनिया भर की इलेक्ट्रोकेमिकल चीज़ें हैं। तो आई वॉन्ट टू से दैट इट्स ऑल गेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वेदर इट इज़ इन आवर बॉडी और इन मटीरियल वर्ल्ड आउटसाइड आवर बॉडी, इट्स ऑल गेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो डेवलप कहाँ होता है, जहाँ एनोड कैथोड के अलग अलग पोटेंशियल्स हो जाएं, ठीक है ना, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ही सबसे बड़ा रोल है, और अभी हम देखेंगे कि कैसे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे नर्व सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स हैं हमारे अंदर, ठीक है, नर्व सेल्स के अंदर डू यू नो कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है और कैसे डेवलप होता है। नर्व सेल में एक इनर सरफेस है, एक आउटर सरफेस है, दो सरफेसेस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, कितना, अराउंड 70 मिली वोल्ट, ठीक है, अराउंड 70 मिली वोल्ट। एक सेल आपको, जैसे लाइक आप मार्केट से सेल लेके आते हो इसमें वॉल क्लॉक के लिए, तो एक सिंपल सेल अगर वो सिंगल सेल है, उसको कनेक्ट सीरीज में कनेक्ट करके बैटरी नहीं बनाया गया, तो दैट सिंगल सेल गिव्स यू वोल्टेज अराउंड 1.5 और समथिंग इन बिटवीन 1.5 एंड 2, ठीक है। कोई कोई अच्छा सेल होता है जो आपको 1.8 1.6 वोल्ट में, तो मिली वोल्ट्स में आपको क्या कैसे करोगे उसको कन्वर्ट, आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इतने मिली वोल्ट का वो सेल होता है। लेकिन हमारी नर्व सेल्स में जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप, ऑटोमेटिकली वहाँ इतने डिफ्यूजन्स और इतने फिनोमेना चल रहे होते हैं, तभी तो एक लिविंग बॉडी बोला जाता है हमें, ठीक है। तो उस लिविंग बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म चल रहा होता है, उसके थ्रू जो डिफ्यूजन ऑफ आयंस है, जैसे पोटेशियम आयंस हैं, सोडियम आयंस हैं, दूसरे आयंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सब हमारी नर्व सेल्स की दोनों सरफेसेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ अराउंड 70 मिली वोल्ट। लेकिन जैसे कोई आयंस वहाँ पहुँचा तो पोटेंशियल डिफरेंस विल चेंज एंड इट विल फॉल डाउन फ्रॉम 70 मिली वोल्ट टू अराउंड 20 मिली वोल्ट। और जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, हमारी बॉडी में हम क्या चेंज महसूस करेंगे, कोई ना कोई चेंज महसूस करेंगे। वो चेंज हमारे अंदर किस तरह के होंगे, वो हमारी इमोशंस को अफेक्ट करेंगे। इमोशंस कई तरह की होती हैं, सबके साथ है, हमारे जीवन का हिस्सा है इमोशंस। कभी अच्छी इमोशंस आती हैं, हमारे अंदर खुश होते हैं हम, कभी उदासी की इमोशंस आती हैं तो हम उदास होते हैं, कभी रोने की इमोशंस आती हैं तो हम वी कीप क्राइंग, ठीक है। तो इट्स ऑल गेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस।
तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितनी ज़रूरी है। इट्स एसेंशियल इन आवर लाइफ। ये तो रही अंदर हमारी बॉडी, लिविंग बॉडी के अंदर की बात। और अगर हम बाहर की बात करें, जैसे बैटरीज को यूज़ करते हैं, फ्यूल सेल्स को यूज़ करते हैं, सुपर कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं और सोलर सेल्स को यूज़ करते हैं, घर में लाइट्स ऑन करते हैं, अभी ये लाइट्स जल रही हैं, यहाँ पे फैंस हैं, ये सब ये इट्स ऑल गेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो चाहे हम अंदर की बात करें चाहे बाहर की बात करें, हम इससे नहीं बच सकते। किससे नहीं बच सकते? बोलो बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस कहो या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहो, इट्स एवरीवेयर एंड वी डील विद ऑलवेज। कभी चुपके से आती है हमारे अंदर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना गेम करने, कभी बता के आती है, जो हमें पता होता है कि हाँ अब इतनी वोल्टेज है, वोल्टमीटर से हमने वोल्टेज मेजर कर ली। एसी है घर का, वो भी वोल्टेज के ऊपर ही डिपेंडेंट है। लाइट आती है तो हम हमारी सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। तो अब नेक्स्ट हम अगर इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस और इलेक्ट्रोनिक्स, जो एक ऑनलाइन मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी अपनी, अगर वो आप बच्चों आपने कितनों ने सुनी है, हाथ खड़े करना एक बार, जो ऑनलाइन वाला था मेरा ऑडियो। आपके जो गूगल क्लासरूम के ऊपर डे बाय डे भेज रहे हैं, तो अगर किसी बच्चे ने अगर उसको सुना होगा, वो 35 मिनट्स के अराउंड है, तो वो ही और शी विल बी एबल टू गेट दिस मटेरियल वेरी वेल। एनीवे नो प्रॉब्लम, अगर नहीं भी सुना है तो थोड़ा सा मैंने वहीं से उठाना शुरू किया है इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आपसे कोई डेफिनेशन मांगे तो क्या बोलोगे आप कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, राइट, जहाँ किसका ज़्यादा वो रहता है, केमिकल रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन्हीं का प्रोसेस चलता रहता है, या तो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जैसे हम बात करते हैं दो टाइप के सेल्स की, गैल्वेनिक सेल्स में आपने खुद ही बताया अभी कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो दूसरे टाइप का सेल है, उसमें क्या, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, राइट। तो अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी फिर फर्दर बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो अगर हम जो हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक जो ब्रांच है, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, कहें उसको आप, या आप उसको बोले इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस। अब अगर मैं आपको एक जनरल बात बताऊं कि इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस इज एवरीवेयर। यहाँ पे भी बहुत सारे इंटरफेस हैं हमारे पास। जैसे जिस स्पेस को हमने घेर के हम बैठे हैं, जितनी जगह में, उसके हमारे चारों तरफ एक इंटरफेस बना हुआ है, क्योंकि हमारे अंदर का एटमॉस्फेयर कुछ और है, हमारा प्रेशर, हमारा वेट, हमारी एक वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई किया हुआ हमने, और उसके बाहर जो एयर है हमारे बीच में और एयर के बीच में क्या बन गया, एक इंटरफेस बन गया नेचुरली। तो यानी इंटरफेस का मतलब इधर कुछ और है बातें, उधर कुछ और है, बीच में एक इंटरफेस बना हुआ है। तो उस इंटरफेस को अगर इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाए, मीन्स टू से कि अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी चलना दौड़ना शुरू कर दे, देन इट बिकम्स इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस, राइट। तो इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस फिर अगर उसकी काइनेटिक्स स्टडी कर दी जाए, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन, काइनेटिक्स मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, तो अगर उसका रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो देन इट बिकम्स इलेक्ट्रोडिक्स। इलेक्ट्रोडिक्स का कैसे बना होगा ये वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस काइनेटिक्स या डायनेमिक्स, उनको बीच में से कुछ बीच के वो लेटर्स हटा के जोड़ दिया उसको, तो क्या बन गया, इलेक्ट्रोडिक्स। इलेक्ट्रोडिक्स मीन्स to study about the kinetics of rate of reactions of electrochemistry, electrochemical reactions. So next slide please. So from this slide you will be able to know that what is the role of electrochemistry at every place, whether it is in our living bodies or it's outside the world. 3 examples I will give, सिर्फ 3 एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। जैसे पहला है, अब हम बच्चों को छोटी क्लासेस में तो क्या सबसे पहले सिखाते हैं, केमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस का तो बारी बाद में आती है ना, पहले तो आपको केमिकल रिएक्शंस बताई जाती है, क्योंकि वो इजी होती है, उसको समझना इजी होता है, उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का रोल मिसिंग है, गायब है। सो इसमें अगर हम बात करें डाइजेस्टिव प्रोसेसेस की, तो इन द बॉडी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस टू द फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें इसमें सरफेस ऑफ एनर्जी कन्वर्टिंग माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स, जैसे हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स जो होते हैं हमारे, जिसपे जो ज़्यादा एनर्जी का हब है हमारे अंदर बॉडी के अंदर,
तो उन सेल्स के ऊपर जो सरफेस है वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। अभी मैंने नर्व सेल्स के थ्रू आपको बताया था। तो ये एनर्जी कन्वर्टिंग माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स हैं। इन्हीं की हेल्प से, इन्हीं की सरफेसेस पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दोज रिएक्शंस वी आर एबल टू डू वर्क, और वी हैव पावर कि भाई हम कोई सामान उठा सकते हैं, तो वहाँ वो पावर है हमारे अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल है पावर टू वर्क। ये मैंने बता दिया आपको, जैसे इसमें एग्जांपल दिया इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज सबको पता है हमारे अंदर जो हम फूड लेते हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज से फिर वो एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी चीज़ें हैं सिंपल सी केमिकल रिएक्शन वो उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो बट ये है कि हमें एनर्जी मिलती है खाना खाने से, तो उसका जो एक केमिस्ट्री है उस खाना जो हमारे अंदर गया उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है, तो ये वो कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो ग्लूकोज जो है वो कपल टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है जो कि सेल्स में चल रही होती है, और हमारी बॉडीज को इलेक्ट्रिक चार्जेस मिलता है जिसकी वजह से हमारे अंदर मसल पावर आती है। ये जो रेसलर्स इतना ज़्यादा इनमें पावर हो जाती है, तो मस्कुलर ज़्यादा उनमें स्ट्रेंथ होती है। तो ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेना। अगला है ग्रेट नेचुरल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब लिविंग बॉडीज की बात हो गई, मटेरियल वर्ल्ड की बात हो गई, बचा क्या? ट्रीज एंड प्लांट्स। अब उनमें भी आ गई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? थ्रू फोटोसिंथेसिस। एवरीबडी नोज, पता है ना सभी को कि फोटोसिंथेसिस। अभी तक तो आपको लगा होगा फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ होती होगी, यही पहली बार में तो यही लगता है ना कि कहाँ उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या रोल है। बट अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि ग्रेट नेचुरल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस works by means of an electrochemical step as well. In it, water is split photoelectrochemically. अब सबको पता है फोटोसिंथेसिस में सन की तो ज़रूरत पड़ती है, तो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है और उसमें सन की ज़रूरत हो जाए तो दोनों टर्म मिलके क्या बन जाती हैं? फोटो इलेक्ट्रोकेमिकली। तो वो चेंज हो या वो रिएक्शन क्या बन जाती है? फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो ये भी अब यहाँ पे भी आ गई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोटोसिंथेसिस में भी आ गई। Then mechanism by which metallic materials gradually break down, यानी कोरोजन जो मेटल्स का होता है, जो मटेरियल्स का होता है। कोरोजन जरूरी नहीं है मेटल्स और एलॉयज का ही होता हो, कोरोजन प्लास्टिक का भी होता है, कोरोजन हमारा भी होता है। कोरोजन मीन्स जो पहले दिन जो हम हमारे सामान जो मार्केट से लाए थे, जैसे प्लास्टिक की बकेट हम लाते हैं बाथरूम में यूज़ करने के लिए, मग्गा लेके आते हैं, तो क्या वो जिस दिन फर्स्ट डे आप लाए थे क्या 2 साल बाद वैसा ही दिखता है? नहीं, वो फेड हो जाता है ना, उस पर कुछ स्क्रैचेस भी पड़ जाते हैं। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कोरोजन, क्योंकि वो डिटीरियोरेट होगी उसकी लाइफ डिके होती जा रही है टाइम टू टाइम, जैसे जैसे हम यूज़ कर रहे हैं ऐसे करके। एक बच्चा फ़ोन पे बिजी है भाई शुरू से ही, आप अपना फ़ोन दूर रख दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है? आपका क्या नाम है बेटे? बताओ शाबा। हाँ आप ओके। सो थर्ड जो पार्ट है, तो ये जो 3 ग्रेट नेचुरल प्रोसेस है तीनों के तीनों, और तीनों की तीनों में ही किसका मेन रोल आ गया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो देखो है ना ज़रूरी इसको पढ़ना और इसको समझना। तो आप बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट को छोड़ के नहीं जाना एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके पास चॉइस होती है तो आपको लगता है कि हमारे 5 क्वेश्चन तो हो ही जाने हैं, तो किस लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में माथापच्ची करनी है, तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो ऐसा नहीं सोचना, आगे से नहीं सोचोगे, करके जानी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है? क्योंकि आगे रिसर्च सारी इसी पे है। पूरी जो वर्ल्ड लगा हुआ है रिसर्च में, जो बैटरीज नई नई आ रही हैं, आपके फ़ोन की बैटरी, आपके लैपटॉप की बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, लेड एसिड बैटरी, दे ऑल कनेक्टेड विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस, जो अभी बताया मैंने आपको कि इंटरफेस जब इलेक्ट्रीफाई हो जाए, जब उस पर चार्ज आ जाए, जब उस पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, तो वो बन जाता है इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस। तो उसके बनने के हमारे पास 2 मेथड हैं, एक तो ऑटोमेटिकली बन जाए, एक हम बाहर से एक्सटर्नल पावर सप्लाई दे के बना लें, ठीक है? जैसे आपने इंडक्शन वो पढ़ा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इंड्यूस हो जाता है, जैसे एक जगह पे कोई चार्ज आया, उसने अगले को इंड्यूस किया है, उसने अगले को इंड्यूस किया, एंड सो ऑन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस है, इसमें एक तो ऑटोमेटिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाए इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स का। इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स देखो, इलेक्ट्रोड, सपोज करो कोई कि ये इलेक्ट्रोड है मान लो,
सपोज करें कि हम हो गया जिंक हो गया, तो ये इलेक्ट्रोड है, तो इसके इधर जिसमें बीकर में हमने इलेक्ट्रोड पूरा सेल सेटअप किया हुआ है, तो इसके इस तरफ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। तो वो सॉल्यूशन में क्या पड़े हैं, आयंस पड़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, एंड एनी इट में बी एनीथिंग। तो वहाँ से आयंस डिफ्यूज होंगे इस पर। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स, ये अपने आप जो डिफ्यूजन हो रहा था आयंस का, वहाँ से कुछ इंटरेक्टिव फोर्सेस डिस्टर्ब हो जाते हैं कि जो उसके बल्क का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें एक हलचल पैदा होती है, और वो हलचल की वजह से क्या, वो एक अच्छी हलचल है, उससे क्या होगा कि वो आयंस एक जगह यहाँ पे एक्यूमुलेट होना, इसकी तरफ चलना शुरू करेंगे, इसकी तरफ चलना शुरू करेंगे। तो सपोज पॉजिटिव आयन ने चलना शुरू किया इधर, तो पॉजिटिव आयंस का एक एक्यूमुलेशन हो जाएगा। एक्यूमुलेशन मीन्स वो इकट्ठा गैदरिंग शुरू हो जाएगी उनकी। तो जब इस तरफ पॉजिटिव आयन गैदरिंग होगी तो मेटल के पास तो दोनों चीज़ें हैं ना, उसके पास तो पॉजिटिव वाला पार्ट भी है और बाहर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तभी वो मेटल का इलेक्ट्रोड है। तो उसके कहाँ हलचल शुरू होगी, उनकी वजह से मेटल के इलेक्ट्रॉन्स में। तो जो मेटल के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उधर से पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो इधर सबसे पहले किस पे असर आएगा, नेगेटिव चार्ज पे। नेगेटिव चार्ज क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स में भी हरकत आ जाएगी, वो वहाँ पे भी हलचल आ जाएगी। तो अल्टीमेटली वो एक अलाइनमेंट करेंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज अलाइन हो जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज अलाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से एक तो ये बन गया, अब ये इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस बन गया, ठीक है। इसको पैरेलल प्लेट कंडेंसर भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है कि अब बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई हम दे दें बाहर से, कि कोई बैटरी अटैच कर दी, कोई पावर सोर्स लगा दिया वहाँ पे, तो उसकी वजह से वहाँ पे एक पहले, अब की बार किसकी बारी होगी, क्योंकि बैटरी से कौन अटैच होगा, कोई सॉलिड चीज़ के तो कनेक्शन होते हैं, लिक्विड को कैसे कनेक्ट करोगे आप कनेक्टिंग वायर से, आप किसको कनेक्ट कर सकते हो, किसी सॉलिड को। सॉलिड के पास एक इलेक्ट्रोड होता है, उसके कनेक्टिंग वायर से हमने उस पर कनेक्ट कर दिया, तो हमने पावर सप्लाई दी, तो उसके पास एक्सेस में चार्ज आ गया इलेक्ट्रोड के पास, वो एक्सेस में चार्ज आ गया, तो वहाँ पे एक अलाइनमेंट शुरू हो गई एक किसी पर्टिकुलर चार्ज की, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी हैव मेड, हमने उस इलेक्ट्रोड को बनाया क्या। बैटरी के नेगेटिव एंड से अटैच किया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव एंड से उसको अटैच किया, कनेक्ट किया, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो इलेक्ट्रोड चार्ज हो गया। अब वो चार्ज इलेक्ट्रोड फिर इलेक्ट्रोलाइट में हलचल पैदा करेगा, क्योंकि उसके पास में ये वो उसकी विसिनिटी में है इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, आयंस पड़े हैं, सॉल्वेंट है वहाँ पे, तो वहाँ पर भी फिर से एक इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस बन जाएगा। तो ये दो मेथड है इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस बनने के। एक नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दिस इज सरफेस एक्सेस। तो क्या होगा कि जो एक बाकी बल्क है और एक इंटरफेस पे जो स्टोरी चल रही है, इंटरफेस मींस इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस जो हो गया, तो ये दो अलग दुनिया हो जाती हैं, इधर बल्क की दुनिया अलग है और ये इंटरफेस की दुनिया अलग है। तो जब आप देखेंगे कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो आयंस का होगा वो इस सरफेस के पास ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, सरफेस एक्सेस। सरफेस के पास मतलब एक्सेस है, उसके पास किस चीज़ का एक्सेस है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी आयन हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट कि वहाँ पे कैसा माहौल है, कैसे आयन है। सो दिस इज अगेन ये जो सरफेस एक्सेस है, तो इसमें जो ये बताया यहाँ पे दिखा रखे हैं, इसमें जो ऑरेंज कलर की ये है वर्टिकल लाइंस, तो ये एड्सॉर्ब्ड मटेरियल उधर जाता चला जाएगा सरफेस की तरफ, और बल्क में जो है बल्क जो सोल्यूशन है वो अनअफेक्टेड रहेगा, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वहाँ आइसोट्रोपी बनी रहेगी। लेकिन अगर सरफेस की बात करेंगे हम तो वहाँ हेट्रोजिनिटी भी आ जाएगी, सिमिट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड मोर ओवर वहाँ पे एनाइसोट्रोपी आ जाएगी। एनाइसोट्रोपी किस किस बच्चे को पता है क्या होती है? एनाइसोट्रोपी कौन बताएगा मुझे? अच्छा, हेट्रोजिनिटी कौन बताएगा मुझे? वेरी सिंपल क्वेश्चन, हेट्रोजिनिटी बताओ बच्चा। हाँ बताओ। अरे वाह, सारे मटेरियल में सेम रहती है उसकी हर एक चीज। हाँ, उसकी कंपोजिशन हर जगह सेम रहती है, तो और या कह लो कि एक ही फेज में होती हैं सब चीज़ें। अगर वहाँ कहीं लिक्विड सॉलिड गैसेस का भी कोई कुछ है तो वो सब एक ही फेज में रहती है, तो हम बोलते हैं वो सिस्टम कैसा है, होमोजीनियस है। लेकिन अगर ये चेंज हो जाए तो हम क्या बोलते हैं उसको, हेट्रोजिनिटी आ गई। तो सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी होती है कि कोई प्रॉपर्टी अगर हम ले, मान लिया थर्मल कंडक्टिविटी देखें, तो अगर वो हर डायरेक्शन में एक जैसी है उस पूरे सिस्टम में, देन इट बिकम्स आइसोट्रोपिक सिस्टम। अगर वो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग चेंज हो रही है, देन इट बिकम्स एनाइसोट्रोपिक। सिट डाउन। तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड।
सो जो इंटरफेस की ही स्टोरी चल रही है अभी, ये इंटरफेस, क्योंकि यही इसी का सारा रोल है, सब कुछ यही डिसाइड करती है इंटरफेस कैसा बना, किस तरह से बना। तो इंटरफेस पे जो ये लेयर्स आपको दिख रही हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज शो हो रखा है, ये माइनस का चार्ज है, नेगेटिव पोलैरिटी माइनस है उसकी। तो ये सॉल्वेटेड जो पॉजिटिव आयन्स हैं, ये जो ये एरो दिखा रखा है यहाँ पे, ये वाला जो एरो है, ये एरो, दिस इज जो जिस सॉल्वेंट में वो इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया हमने, सपोज वाटर है, तो वाटर के पास किस तरह का वो डाइपोल होता है, वाटर यहाँ पे एज ए डाइपोल एक्ट करेगा, क्योंकि जो दो हाइड्रोजन है उन पे प्लस डेल्टा चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी नेगेटिविटी है, तो वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस पर। तो यहाँ पे ये जो सॉल्वेंट की डाइपोल लेयर है वो अलाइनमेंट आ जाएगी इसमें, ठीक है। जिधर एरो ज़्यादा है इसका मतलब है कि माइनस की तरफ एरो जाएगा वाटर का, और अगर इधर पॉजिटिव चार्ज होता मेटल इलेक्ट्रोड पे तो जो हेड है वो पलट जाता। लेकिन कुछ हेड आपको अपोजिट भी दिख रहे होंगे इसमें डाइपोल लेयर में, तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है। तो वाटर को आप टिक के तो बिठा नहीं सकते ना आपके, भाई यहीं बैठना है तुझे, क्योंकि वो तो लिक्विड फॉर्म में है। तो इट कीप्स ऑन मूविंग, इट कीप्स ऑन डिफ्यूजिंग। तो घूमते फिरते कुछ आयंस दूसरी साइड के भी आ जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ जो एरो है वो उधर हेड वाला वो उधर ज़्यादा रहेगा, वो मॉलिक्यूल ज़्यादा रहेंगे वाटर के। तो इस लेयर को बोला जाता है इनर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन। ये सबसे पहले हेल्महोल्ट्ज़ एक साइंटिस्ट हुए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट हुए हैं वो, तो उन्होंने बताया था कि इनर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन है। इसके बाद आगे आपको नजर आ रहा होगा एक सिंगल लॉकस पे वो दिख रहे हैं आपको सॉल्वेटेड आयंस पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में हैं। तो वो एक स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं आपको, दो सॉल्वेटेड आयंस को प्लस चार्ज, जिनके बाहर चारों तरफ क्या लगा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल्स से उन्होंने हाइड्रेट कर रखा है। वो दोनों स्ट्रेट लाइन में हैं, तीन होंगे तीन भी स्ट्रेट लाइन में होंगे, चार होंगे चार भी स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इट बिकम्स OHP। OHP मीन्स, बोलो, अगर वो इनर है तो ये क्या हो जाएगी, आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन। गुड, तो ये बन जाएगी फिर आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन। तो अब इस तरीके से हम इसको बोल देते हैं, एक लेयर इसकी हो गई ये नेगेटिव चार्ज की मेटल की तरफ, और एक लेयर हो गई सॉल्यूशन की तरफ इलेक्ट्रोलाइट की तरफ पॉजिटिव चार्ज की। इससे अपोजिट भी पॉसिबल है, अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उल्टा हो जाएगा उसका। तो ये बन गई दो लेयर, पैरेलल हो गई। इसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस कहते हैं इसको, या हम इसको इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं, या सिंपली डबल लेयर भी कहते हैं। वो अंडरस्टूड है कि डबल लेयर मीन्स यही सब है वो, ठीक है। तो ये सारा इसका रोल रहता है सारा। फिर इसके बाद एड्जॉर्प्शन कैसे होगी, तो रूम बनेगा, पहले एक बार बैक करना। तो इसमें जो थर्ड वाली जो आपको दिख रहा है इसमें डायग्राम में, तो IHP से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे वहाँ से, क्योंकि सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होनी है ना मॉलिक्यूल्स की। और कुछ जो सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर के, कुछ ये हट जाएंगे कुछ ये हट जाएंगे, तो स्पेस बन जाएगा, एक रूम बन जाएगा उनको एड्जॉर्ब होने के लिए। तो वो जगह छोड़ देंगे वहाँ से, और जो ये OHP वाला आयन है वो चल के डिफ्यूज होके कहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रोड की सरफेस पे। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, शाबाश बताओ, अरे लिखा हुआ है एड्जॉर्प्शन। तो ये एड्जॉर्प्शन के पीछे की कहानी है। हमें लगता है ना एड्जॉर्प्शन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या रोल है, तो देखो कितना बड़ा रोल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अभी दो चीज़ें हैं बच्चों, एक तो ओवर पोटेंशियल है और एक सिमेट्री फैक्टर है। थोड़ी सी उसकी चीज़ें हैं, ये शायद आपके सिलेबस में ना हो, बट जस्ट अभी आप MSc में जाएंगे तो ये सब आपको पढ़ना है, या हो सकता है हो भी। तो एक तो हम ओवर वोल्टेज तो ज़रूर पढ़ा होगा आपने, ऐसा मतलब BSc की बुक्स में होना चाहिए ओवर वोल्टेज। आपने हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज पढ़ा होगा, ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये वही ओवर पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल कहो या वोल्टेज कहो, अगर अपने आप एक सेल में डेवलप होता है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, तो हम उसको पोटेंशियल बोलते हैं। अगर हम बाहर से कोई वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो हम उसी चीज़ का नाम वोल्टेज कह देते हैं, ठीक है। जब सर्किट ओपन है तो ये वोल्टेज है। जैसे EMF आप पढ़ते हो, EMF की फुल फॉर्म बताएगा कोई बच्चा मुझे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वेरी गुड। तो जो EMF होता है वो ओपन सर्किट का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और जैसे ही आप कनेक्ट कर दोगे तो वो उससे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आयंस ने और इलेक्ट्रॉन्स ने चलना शुरू कर दिया, तो वो कुछ इधर से उधर मूवमेंट शुरू हो गई, तो वो उससे नीचे ही रहेगा। OCP भी बोलते हैं इसको,
ओपन सर्किट पोटेंशियल भी बोलते हैं, बीएससी तक इसको हम ईएमएफ बोलते हैं, बात एक ही है दोनों, ठीक है। तो ये बन जाएगा। अब इसमें ओवर पोटेंशियल और सिमेट्री फैक्टर का क्या रोल है? तो अभी आपने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, कोलिजन से होती हैं, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, सबको पता होगा। एक एनर्जी का वो मोर्स डायग्राम होता है, एसएसआई होता है, सबसे ऊपर क्या क्रॉस करना होता है, उनको एक बैरियर क्रॉस करना होता है, उसका नाम क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। तो रिएक्टेंट्स के पास एक तो अपनी नेचुरल कुछ एनर्जी रखते हैं, वो कुछ जो बाकी एनर्जी उनको चाहिए होती है, उस एनर्जी का नाम क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी अभी तक आपको बताया गया होगा बुक्स में, जो बीएससी तक के लेवल की बुक्स हैं, या पता नहीं ऑनर्स में आपने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं, आई डोंट नो। बट ये होता है एक्चुअल में कि कुछ पार्ट तो हेड ऑन कोलिजन करके, जो इफेक्टिव कोलिजन जिसको हम बोलते हैं, तो वो इफेक्टिव कोलिजन की हेल्प से एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल क्रॉस कर देते हैं और वो थ्रेशोल्ड उसको लेवल को जंप कर जाता है, तो प्रोडक्ट्स में आ जाती है वो चीज़। बट जब कहीं ऐसा रोल हो कि ओवर पोटेंशियल है या कहीं इस तरह की चीज़ें हैं कि वहाँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का भी कंट्रीब्यूशन है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे, दो ऑप्शन है आपके पास कि टोटल पोटेंशियल मान लिया फाई है, ठीक है। अब फाई टोटल पोटेंशियल है या जितना भी पोटेंशियल है उसके हम दो हिस्से करेंगे, एक सपोर्टिंग, एक हमारी रिएक्शन को सपोर्ट करेगा, एक हमारी रिएक्शन को अपोज करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि एक केमिकल पोटेंशियल का नाम सुना है, जो केमिकल एनर्जी जो मिलती है या जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बनते हैं, तो वो केमिकल पोटेंशियल का रोल है वहाँ पे। केमिकल पोटेंशियल मींस फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है। तो एक तो हो गई वो फ्री एनर्जी चेंज, होता है यहाँ पे भी फ्री एनर्जी चेंज ही है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कोई और चीज़ है। वो क्या चीज़ है यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी, या कह लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल है। तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनको सपोर्ट करता है, उसके हम फ्रैक्शन बना लेते हैं। एक जैसे ये फ्रैक्शन बना रखा है, इसका नाम है, फ्रैक्शन का नाम है बीटा। बीटा मीन्स सिमेट्री फैक्टर। ये सिमेट्री फैक्टर जो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये मोर्स कर्व ही है, वही वाला जो आप कोलिजन थ्योरी में पढ़ते हो, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनाने में काम आता है हमारे डायग्राम। तो इसमें क्या चीज़ है कि ये भी मोर्स कर्व है, लेकिन यहाँ पर किसका रोल आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रोल भी साथ में आ गया। कोलिजन हो रहे थे, लेकिन हमें एक्टिवेशन एनर्जी अपनी तरफ से थोड़ी देनी पड़ी और वो प्रोडक्ट्स बन गई। तो ये बाकी की एनर्जी कहाँ से आई? ये उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से या सिमेट्री फैक्टर से आई, और जिसकी वजह से हमने क्या बोला कि ये प्रोडक्ट्स में आ गया। तो अभी इसका फ्रैक्शन करके मैंने बताया कि वो सपोर्टिंग भी हो सकता है, वो अपोजिंग भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट कि कहाँ क्या चल रहा है, कौन सी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं। ओवर पोटेंशियल, फिर इसका जो डिफरेंस है वो होता है, एक बार, हाँ, ओवर पोटेंशियल का सिंबल है ईटा, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें डेल्टा फाई क्या है? डेल्टा फाई वो पोटेंशियल है जो आपने कनेक्ट कर दिया सिस्टम को, जो अब ओसीपी नहीं है या ईएमएफ नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है ये। लेकिन -5 डेल्टा फाई ई किया हुआ है वहाँ पे। ई मीन्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मीन्स ईएमएफ, ठीक है। तो ये माइनस में इक्विलिब्रियम पोटेंशियल किया हुआ है। तो इन दोनों पोटेंशियल्स का जो एक्चुअल का पोटेंशियल है डिफरेंस है, और जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल डिफरेंस है, उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? ओवर पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये एप्लीकेशन आ गई। ईडीएल मीन्स इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो जहाँ जहाँ भी जो भी चीज़ें हमारी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज ईडीएल पे बेस्ड हैं, ईडीएल के फिनोमेना पे काम करती हैं। ईडीएल उनका मैकेनिज्म जो है, कोर्स ऑफ मैकेनिज्म है उनका, जो काम करने के दौरान जो रिएक्शंस चलती हैं, वो ईडीएल पे बेस्ड जितनी भी हैं वो सब चीज़ें हैं। कुछ एक एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, जैसे कोरोजन है, बैटरीज हैं, सुपर कैपेसिटर हो सकते हैं, फ्यूल सेल हो सकते हैं, सोलर सेल्स हो सकते हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो सकते हैं। तो देखो कितनी सारी चीज़ें, लैपटॉप है, हमारा फ़ोन की बैटरी है, मतलब बैटरी में तो सभी बैटरी आ गई ना फिर, तो ये वो चीज़ें हैं। तो कितना बड़ा रोल है हमारे मटेरियल वर्ल्ड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो अब इसमें से नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर हम बात करें कोरोजन की, तो कोरोजन सबको पता है। अगर आयरन, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कोरोजन जब बात होती है, तो आयरन माइंड में आता है सबसे पहले। आयरन या उससे बनी हुई एलॉयज दिमाग में आती हैं, कि क्योंकि सबसे ज़्यादा जो करोड़ चीज़ होती है वो क्या है? आयरन। और कोई भी जो एलॉय होती है, जैसे माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील सबसे लो कॉस्ट का
और सबसे सॉफ्ट स्टील जिसको जो मुड़ जाता है हाथ, मतलब थोड़ा ताकत लगाने से जो मुड़ जाए, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसमें कार्बन का एक पर्टिकुलर परसेंटेज मिला के हम और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स मिला के उसको तैयार करते हैं माइल्ड स्टील। ठीक है, तो माइल्ड स्टील से ही ब्रिजेस भी बनते हैं, माइल्ड स्टील से ही हमारी बिल्डिंग्स भी बनती हैं, माइल्ड स्टील से ही हमारे किचन के बर्तन भी बनते हैं। तो माइल्ड स्टील एक फ्रिक्वेंट यूज़ की चीज़ है, लेकिन अगर वो करोड होना शुरू करता है, कोरोजन एक ऐसा फिनोमिना है बच्चों की जिसको हम अनस्टॉपेबल है, वो हम रोक नहीं सकते, वो होगा ही होगा। क्योंकि उसके लिए होने के लिए क्या चाहिए, एक एयर ऑक्सीजन होनी चाहिए, मॉइस्चर होनी चाहिए और वो मटेरियल होना चाहिए। अब ये 3 चीज़ें तो होंगी दुनिया में। या तो आप वैक्यूम क्रिएट करो, वैक्यूम में हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, कि हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, तो सारा दुनिया को हम वैक्यूम तो नहीं बना सकते ना। तो जब ऑक्सीजन है, एयर है, मॉइस्चर है, एयर में मॉइस्चर भी होती है, मटेरियल वहाँ पे रखा हुआ है, चाहे शीट है, चाहे बार है, चाहे कोई यूटेंसिल है, कोई और बड़ी रोड है, कोई बिल्डिंग के ये हैं जैसे ये लगे होते हैं लोहे के, तो पिलर्स जो होते हैं, तो कोरोजन तो होगा, यू कांट स्टॉप इट, बट फॉर्चुनेटली वी कैन कंट्रोल इट, वी कैन स्लो डाउन इट, हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पूरी तरह से तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन स्लो डाउन कर सकते हैं। कोई चीज़ 5 साल चलती, अगर हम उसका ट्रीटमेंट ना करते, अब हमने उस पर इंतजाम कर दिए, ऑयल लगा दिया, पेंट कर दिया, या कुछ उसका डिज़ाइन ऐसा बना दिया, या कोई इनहिबिटर्स डाल दिए उसके आसपास, अगर वो एक सॉल्यूशन में डिप उसको रहना है तो काम करना है, तो इंडस्ट्री में है वो, तो हम उसकी लाइफ को हो सकता है 5 ईयर्स से 10 ईयर्स बना दें, 15 ईयर्स तक बना दें। ठीक है, आपने कई बार ऐसे होता है ना कि भाई न्यूज़ में भी आता है कि भाई रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़े नेता वगैरह का कभी रोड एक्सीडेंट होता है, या कोई सेलिब्रिटीज़ होती हैं, कोई खास बड़े लोग होते हैं, तो कभी कहते हैं प्लेन क्रैश हो गया, तो उसमें फिर न्यूज़ में क्या आता है, किसी तकनीकी खराबी की वजह से। तो डू यू नो व्हाट इज़ दैट तकनीकी खराबी? वो कोरोजन ही होता है। ठीक है ना, वो उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अब एक छुपा हुआ कोरोजन भी होता है। एक तो बाहर दिखता है हमें सरफेस पे कि भाई ये ब्राउन ब्राउन सा जम गया, इस पर अभी कोरोड होना स्टार्ट हो गया, या ब्राउन कलर में इसमें लगना शुरू हो गया, तो मीन्स अभी ये इस पर जंग लगना शुरू हो गया, हम ऐसे बात करते हैं ना। तो जंग से जंग हमेशा जारी रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, और जो ये क्रैशेज होते हैं या रोड एक्सीडेंट्स या कोई भी ऐसा अचानक कोई पुली चल रही है अचानक कहीं किसी इंडस्ट्री में, और वो एकदम से उसका वो रुक जाती है, प्लांट शट डाउन हो जाता है पूरा का पूरा इंडस्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, उसके पीछे भी किसी महाशय का हाथ है, कोरोजन का ही रोल है उसमें भी। तो कुछ तो सरफेस वाले तो चलो हम पहचान लेंगे, हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे, लेकिन कुछ हिडन पार्ट होते हैं जो एक बहुत बड़ी कोई बार है या कोई एक सरफेस है ऐसी, उसके नीचे जो कोरोजन चल रही होती हैं वो ज़्यादा डेंजरस होती हैं। जैसे लाइक पिटिंग कोरोजन किस डायरेक्शन में चलती है, सरफेस साफ सुथरी दिखाएगा, लेकिन नीचे 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 ग्रेविटी की डायरेक्शन में चलता है वो, तो कितना डैमेज कर देगा यू नेवर नो। बाहर से तो ठीक ठाक दिख रहा था हमें सरफेस, लेकिन अंदर ही अंदर वो ख़त्म थी वो चीज़। ठीक है ना, जैसे हमारी बॉडीज़ में जैसे कैंसर का रोल होता है, उस तरह से वो खाता है मेटल्स को, तो पता नहीं चलता और वो चीज़ ख़त्म हो चुकी होती है। तो जस्ट लाइक दिस इज कैंसर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, तो प्रपोज मैकेनिज्म हम क्या करते हैं इसको रोकने के लिए, तो कोई ना कोई इलाज तो करेंगे ना, तो उसके लिए फिर से किसका रोल आ गया, ये देखो वही बन गई IHP भी आपको दिखाई दे रही होगी, इसकी सरफेस ये आयरन की माइल्ड स्टील की सरफेस है, ये ब्लू कलर में, ये इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। कभी भी कोरोजन होता है तो मेटल सबसे पहले क्या करता है, जिसका कोरोजन होता है वो एनोड बनता है, आयरन एनोड बनता है। आयरन एनोड था, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बन जाएगा, Fe2+ बन जाएगा। तो ये नीचे क्या दिखा रखा है, पॉजिटिवली चार्ज मेटल की सरफेस दिखाई हुई है माइल्ड स्टील की, उसके ऊपर जो ये किसकी लेयर नजर आ रही है आपको, H2O, ये वही IHP है ये। इसके बाहर ऊपर जो इनहिबिटर आप ये इंसिपिएट हो रहा है, इनहिबिटर चल के आ रहा है इसके अंदर। इनहिबिटर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच हो या जिसमें कोई लोन पेयर हो या इस तरीके से, ताकि वो इस पॉजिटिव आयन को सेटिस्फाई करे और वहीं की वहीं ब्लॉक कर दे। क्योंकि Fe2+ बहुत कम चांस है कि वो उसको हम रस्ट बोलें। रस्ट किसको बोलते हैं, जब Fe2+ किस में कन्वर्ट हो जाए, Fe3+ में। तो अगर चलो बाई चांस Fe से Fe2+ बन भी गया, तो हम उसको वहीं अगर अरेस्ट कर दें, वहीं रोक दें, तो
तो भी काफ़ी बचाव हो सकता है। हमने क्या कर दिया वहाँ पे, Fe2+ अब Fe3+ नहीं बनेगा, हमने उसका रास्ता रोक दिया। कैसे? इनहिबिटर को वहाँ पे एड्जॉर्ब करा दिया। किस इनहिबिटर कहाँ कैसे चल के गया? OHP में था इनहिबिटर, OHP से चल के IHP पे चला गया, वहाँ पे जाके एड्जॉर्ब हो गया, तो उसने Fe2+ को वहीं पे लॉक कर दिया। तो अब आगे कोरोजन स्लो हो जाएगा, तो उस इक्विपमेंट की या उस मटेरियल की लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये जैसे अब कोरोजन इनहिबिशन के कुछ फोटोज हैं जो कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, जो कि बहुत हाई मैग्नीफिकेशन की इमेज है। जैसे हम फोटो खींचते हैं, बड़ा करके जूम करके देखते हैं, तो ये बहुत बड़े जूम पे फोटो है ये। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें ये 1000 टाइम्स बड़ा फोटो है, तो इधर वाली सरफेस तो बड़ी आपको दिख रही होगी ना, रफ, तो मीन्स ये कोरोसिव मीडियम में है सरफेस, जिसपे बहुत तेजी से करोड हो रहा था वो, ये उसकी फोटो है। लेकिन साथ में अगर दूसरी पिक्चर देखो आप, जो स्मूथ नजर आ रही है ना आपको, तो मीन्स अब हमने उसमें कोई ट्रीटमेंट कर दिया उसका, हमने उसको कुछ सपोर्ट सिस्टम दे दिया ताकि वो करोड़ ना हो, तो अब उसका जो सरफेस है वो ज़्यादा जल्दी करोड़ नहीं होगा, वो स्मूथ बन गया। तो इस तरीके से हम काम करते हैं कोरोजन को रोकने के लिए। अब अगर हम ये फाइनल लास्ट में आ गए, अब हम मेरी टॉक जो है, अब ये लेड एसिड बैटरी लास्ट टॉपिक है इसका। तो लेड एसिड बैटरी ऐसी बैटरी है जो घर में इन्वर्टर में हम यूज़ करते हैं। वहाँ कौन सी बैटरी है? लेड एसिड बैटरी। कार में यूज़ करते हैं, कार में बैटरी होती है ना, जिससे गाने चलते हैं, लाइटें जलती हैं, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा गाने चल रहे होते हैं, वो बंद हो जाते हैं जब हम चाबी घुमाते हैं। तो क्यों? वो चल रहा होता है हमारा माइक, लेकिन उस टाइम पे पर्टिकुलर एट दैट मोमेंट वो बंद हो जाएगा, फिर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी फिर से चल पड़ेगा। तो मीन्स अब सारी की सारी जितनी बैटरी रखी है, जितनी पावर है उस बैटरी में, जितनी कैपेसिटी है उसकी, वो सारी हमें गाड़ी को स्टार्ट करने में चाहिए। तो मतलब सब अपना काम छोड़ के वहाँ अपनी वो पूरी पावर लगाते हैं ताकि वो बैटरी कार स्टार्ट हो जाए। तो ये लेड एसिड बैटरी बहुत ज़्यादा यूज में है, इसका हर एक उसको घर में पता होना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स को, अगर वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो आप उनको बता सकते हो, आप उनको समझा सकते हो। आपकी एजुकेशन का ये फ़ायदा हो सकता है कि आप अपने घर में जो लेड एसिड बैटरी है उसकी मेंटेनेंस कैसे करें, ठीक है, उसको कब संभालना है, उसमें पानी क्यों डाला जाता है। कहते हैं ना इन्वर्टर में पानी डालते हैं ना, जनरली वो बैटरी में पानी डलता है। इन्वर्टर क्यों बोलते हैं उसको, कोई बताएगा मुझे? हम इन्वर्टर बोलते हैं ना, होती तो बैटरी है वो, लेकिन हम बोलते क्या है उसको कि मार्केट से लेने जाएंगे तो क्या लेके आते हैं कि इन्वर्टर लग गया घर में, कि नहीं लगा। जैसे कहीं शिफ्ट करते हैं तो यही कहते हैं ना कि भाई लाइट चली जाएगी तो बैकअप के लिए इन्वर्टर घर में है कि नहीं, या खराब काम नहीं कर रहा तो हम मुंह से क्या बोलते हैं कि देखना इन्वर्टर में कोई इशू हो गया। ये कभी नहीं बोलते कि बैटरी में इशू हो गया। तो इन्वर्टर क्यों बोलते हैं उसको, कौन बताएगा? अच्छा, बैटरी जो होती है वो डायरेक्ट करंट स्टोर करती है। बैटरी इज ए करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टोरर, एक्यूमुलेट होती है। बैटरी सबको पता होगा शायद, दो टाइप की होती है, एक चार्जेबल, एक रिचार्जेबल। लेड एसिड बैटरी कैसी है उनमें से? सेकेंडरी बैटरी है, रिचार्जेबल बैटरी है। बार बार इसमें साइकिल चलते रहते हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग के, ठीक है। तो ये जो इसको इन्वर्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट करंट को स्टोर करती है। और हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे ट्यूबलाइट्स हैं, ये कौन से करंट से चल रही है? ये ऑल्टरनेटिंग करंट से चल रही है। तो जो बीच में जो एक बॉक्स होता है घर में इन्वर्टर के बैटरी के पास रखा होता है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टर। वो इन्वर्स करता है करंट को, मीन्स डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ताकि हमारे वो जो मेन पर्पज़ है हमारा वो सॉल्व हो जाए। ट्यूब जल जाए, पंखे चल जाए, एंड सो ऑन, जो भी चीज़ चलानी है, लैपटॉप चार्ज हो जाए, फ़ोन चार्ज हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो अब ये जो लेड एसिड बैटरी है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इसमें ये दो इलेक्ट्रोड आपको नजर आ रहे होंगे। एक में मैंने क्या लिखा है? पीबी लिखा हुआ है, मतलब एक एनोड जो है वो लेड का है और कैथोड जो है वो लेड ऑक्साइड का है, ठीक है। लेड ऑक्साइड की ग्रिड्स होती हैं, उसमें ग्रिड्स के ऊपर लेड ऑक्साइड कोट करते हैं हम, और इधर लेड प्लेन जो मेटल है लेड, वो इधर एनोड बनता है उसका। तो जब डिस्चार्जिंग होती है तो कौन सा सेल बना है ये, कौन बताएगा मुझे? जब बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में है, मतलब वो काम कर रही है हमारे लिए, हमारी सेवा कर रही है, तो एनोड पे क्या चल रहा होता है? एनोड नेगेटिव है, एनोड पे हमेशा ही ऑक्सीडेशन होगा। एनोड की पोलैरिटी चेंज हो सकती है सेल टू सेल। तो कौन सा सेल बना ये? गैल्वेनिक सेल, या ये गैल्वेनिक सेल का काम कर रही है, क्योंकि हमें अब क्या दे रही है? ये
इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और उधर कैथोड पे क्या चल रहा है, व्हाट इज देयर ऑन कैथोड, रिडक्शन, बिकॉज इट इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैथोड है ये, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बीच में ये जो बल्ब है ये बल्ब जल रहा है क्योंकि बैटरी से हमें इस बल्ब को हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। बीच में इलेक्ट्रोलाइट कौन है लेड एसिड बैटरी में, लेड के तो दोनों इलेक्ट्रोड हो गए और इलेक्ट्रोलाइट कौन हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी होती है यहाँ पे, लेड एसिड बैटरी जो घर में रखी होती है 38%, ठीक है। 38% कहो या उसको कहो, कह सकते हो आप 1.38 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वो जो 1.38 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, उतना एसिड अगर होगा, उतनी कंसंट्रेशन का एसिड इन्वर्टर के वाली बैटरी में होगा तो काम करेगी, लेकिन फिर हमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है और उधर से हम कहते हैं कि उसकी डेंसिटी कम हो गई सल्फ्यूरिक एसिड की, या उसकी परसेंटेज कम हो गई 38% सल्फ्यूरिक एसिड कोई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता बच्चों, इसलिए हमें उसको अलग से रखते हैं घर में। हम उसके मतलब बहुत ज़्यादा उसके कांटेक्ट में भी नहीं आते होते, बस कुछ टाइम बाद उसको एक बार चेक करना होता है कि भाई उसमें पानी डालने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है कि भाई हम डायरेक्ट बैटरी के अंदर पानी जा रहा है या उसके ऊपर वो जो कैप्सी होती है उनमें पानी जा रहा है, वो जो कैप्सी होती है उनमें जाता है ना पानी, तो ताकि वो इवेपोरेशन एसिड का कम मिनिमाइज कर दें वो, और जो एसिड होता है वो डाइल्यूट होता चला जाता है अगर बहुत ज़्यादा साइकिल और इसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग के साइकिल चल रहे हैं बैटरी में, तो वो एसिड डाइल्यूट होता चला जाता है। और बैटरी डीप डिस्चार्ज में कब चली जाएगी, मतलब हमें कब ये लगेगा कि अब ये बैटरी बदलवानी पड़ेगी इन्वर्टर की, अब चेंज करनी चाहिए बैटरी, जब उस एसिड की डेंसिटी 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर बन जाए। कहाँ से कहाँ जाए, 1.3 समथिंग थी उसकी ग्राम पर जो थी डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, जब वो 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बन जाए तो हमें ज़रूरत है अब बैटरी चेंज कर लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब वो बैटरी कहाँ चली गई, डीप डिस्चार्ज में चली गई। कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वर्टर मतलब काम नहीं करता और हमने उसको संभाला नहीं, पानी भी नहीं डाला उसमें, फिर भी हमें वो जो आता है इलेक्ट्रीशियन घर पे वो कहता है कि इसको ना आप ट्राई करो, शायद ये वापस चार्जिंग डिस्चार्जिंग उठा ले। तो कई बार ऐसा होता है कि वो स्टार्ट हो जाती है 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 2 दिन बाद उसमें फिर से काम करना शुरू कर देती है वो, तो उसको हम बोलेंगे कि वो डिस्चार्ज में तो चली गई थी लेकिन डीप डिस्चार्ज में नहीं गई थी, ठीक है। और ये डेप्थ ऑफ साइकिल्स पे डिपेंड करता है कि कोई बैटरी डीप डिस्चार्ज में कैसे जाती है। तो और जो साइकिल्स होते हैं आपको लगता है यानी इस बैटरी की लाइफ कितनी होती है, 2 से 3 साल, कभी कभी ज़्यादा भी चल जाती है, 3 साल से ज़्यादा भी चल जाती है, 4 साल भी निकाल देती है। तो उसमें आपको क्या लगता है कितने चार्जिंग डिस्चार्जिंग के साइकिल लगाए होंगे उसमें। जैसे ये रिएक्शन अभी डिस्चार्जिंग की हम देखें तो उधर लेड सल्फेट सॉलिड में दिखा रखा है, एनोड की कैथोड की, और उसमें कैथोड पे रिडक्शन है और एनोड पे ऑक्सीडेशन है, ये बाई चांस उल्टा लिखा हुआ है इसमें, तो वहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन आएगा और इसमें एनोड पे ऑक्सीडेशन आएगा, रिएक्शन थोड़ी गड़बड़ है। तो एक बार नेक्स्ट स्लाइड दिखाना चाहिए, उसमें शायद ठीक है ड्यूरिंग चार्जिंग में ये आ जाएगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो अभी क्या बन गए थे, दोनों की प्रोडक्ट लेड सल्फेट सॉलिड है, चाहे जब बैटरी डिस्चार्ज मोड में है तो लेड जो एनोड था वो भी लेड सल्फेट बना रहा था सॉलिड, और लेड ऑक्साइड जो कैथोड था वो भी लेड सल्फेट बना रहा था सॉलिड। तो दोनों इलेक्ट्रोड पे अब क्या डिपॉजिट हो गया, लेड सल्फेट, और वो कैसा है, सॉलिड है, तो दोनों में नीचे क्या दिखा दिया, लेड सल्फेट। अब जो रिवर्स रिएक्शन होगी तो लेड सल्फेट से स्टार्ट करेंगे हम, लेड सल्फेट के वापस हमें वो इलेक्ट्रोड बनाने हैं, एक का लेड बन जाएगा, एक का लेड ऑक्साइड बन जाएगा। अब ये जो चीज़ें बनी इसमें, तो कैथोड पे क्या हुआ, रिडक्शन, और एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम अगर बात करें यहाँ पर, तो जो ये लेड एसिड बैटरी है, इसी तरह से ड्राई सेल भी हम यूज़ करते हैं। ड्राई सेल कैसी बैटरी होती है, जो हम वॉल क्लॉक में और अपने वॉच में और इनमें डालते हैं, वो कैसी है, ड्राई सेल बोलते हैं ना उसको। मार्केट में कोई 8 रुपये का मिलता है, शायद 10 रुपये का मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन, पैनासोनिक का है, एवरेडी का है या ड्यूरा सेल है, कौन सा है, 8-10 रुपये का आता है एक सेल। तो कौन सा सेल है, ड्राई सेल है ना।
ड्राई सेल प्राइमरी सेल है कि सेकेंडरी सेल है? प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल मीन्स वो रिचार्जेबल नहीं है। उसको एक बार जब उसको किया, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि रिचार्ज उसको जो ड्राई सेल है उसकी डेल्टा जी कितनी हो जाती है जब उसको फेंक देते हैं हम? डेल्टा जी मीन्स फ्री एनर्जी चेंज। फ्री एनर्जी चेंज से ही सारी दुनिया चलती है। कोई भी चेंज होता है, कोई भी एक हरकत होती है, कोई भी एक हलचल होती है, तो समझो डेल्टा जी तो चल ही रही है वहाँ। डेल्टा जी कब कितना हो जाएगा? डेल्टा जी 0 हो जाएगा। तो हमारा ड्राई सेल भी हम उसको चेंज करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि अब उसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जितना उसने काम करना था वो कर दिया और अब उसकी अब जो लाइफ है वो अब खत्म हो गई, ठीक है? और एक्चुअल में उसका नाम ड्राई सेल भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसको हमेशा ही मॉइस्चर चाहिए होती है कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इम्प्योर वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, ठीक है? तो उसमें मॉइस्चर चाहिए होता है। तो जहाँ मॉइस्चर चाहे थोड़ा ही चाहिए, ऐसे स्प्रिंकल सा करना होता है, मॉइस्चर मॉइस्ट करना होता है, तो जहाँ चाहिए मॉइस्चर और मॉइस्चर होगा हम उसको ड्राई थोड़े ना बोलेंगे, लेकिन फिर भी उसका नाम क्या है? ड्राई सेल, क्योंकि वो लेक्लांची सेल का मॉडिफाइड फॉर्म है। और लेक्लांची सेल बिल्कुल ही वेट सेल था, उसमें इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में था, तो उससे बेटर ये पेस्ट में आ गया। पेस्ट में आते ही इसको फिर क्या नाम रख दिया इसका? ड्राई सेल बोलने लग गए इसको, ठीक है? अब लेड एसिड बैटरी की जब मैं वाइंड अप कर रही हूँ अपना, तो लेड एसिड बैटरी का जब हम इसको बात करें कि भाई ये अच्छी है, कोई भी बैटरी बेस्ट कौन सी कैसे निकालते हैं? बेस्ट बैटरी कौन सी है? बेस्ट बैटरी कोई भी नहीं है, हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है बेस्ट बैटरी निकालने का, क्योंकि बैटरी की नेचर अलग अलग है, बैटरी का पर्पस अलग अलग है, यूज अलग अलग है, ठीक है ना? अब जैसे हियरिंग एड में बैटरी लगती है, वो बैटरी यहाँ थोड़ी काम देगी, या ये वाली बैटरी यहाँ थोड़ी हम इसको लटका सकते हैं इतनी हैवी को, ठीक है? या जो इसमें डलती है पेस मेकर्स में जो बैटरी लगती है वो कैसी होनी चाहिए? हार्ट के अंदर जो पेस मेकर इधर लगता है हमारे अंदर, वो कैसी होनी चाहिए? वो किसी ऑनेस्ट आदमी की बनाई हुई होनी चाहिए, ठीक है ना? अगर किसी गड़बड़ वाले ने बना दी होगी तो बंदा तो गया ना फिर। तो ये हर बैटरी के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग कंडीशन है, ठीक है? ये हल्की होनी चाहिए वेट में, हियरिंग एड वाली बैटरी, इसका भी लाइट वेट होना चाहिए, ठीक है बच्चों? अभी लास्ट स्लाइड। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग विद एंथुजियाज्म एंड पेशेंस। और कोई क्वेश्चन है तो आप आ जाएं, एक बार क्वेश्चन कोई बच्चे पूछना हो। Thanks a lot, ma'am, for giving such a informative lecture related to the day-to-day life. आप सभी जानते हैं कि जितनी भी बातें आज की गई वो सारी की सारी आपकी डे टू डे लाइफ को ही रिफ्लेक्ट करती हैं। आपकी पूरी बॉडी के अंदर, पूरी इन्वायरमेंट के अंदर हर जगह लाइट, बिजली कड़कती है, बारिश आती है, उसके दौरान हर जगह से लेके आपको हर जगह क्या दिखाई देगा? आपका कोई ना कोई इंटरफेस तो है ही। जैसे मैडम ने अभी बताया, जो आपकी सेल है वो भी डेवलप हो जाएगी। कोरोजन होगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप हो जाएगी। आपकी बॉडी के अंदर जितने मैसेज हैं, अभी मैंने बोलते ही साथ आपने सुना, आपके बॉडी के अंदर क्या हुआ? मैसेज ट्रांसमिट हो गया एकदम। किस वजह से? आपके क्या डेवलप हुआ वहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह पे है। उसी डिफरेंस की वजह से ही ये सारा काम होता है। कोई भी चीज मूव करती है तो हमेशा जहाँ पे उसकी अमाउंट ज्यादा है वहां से वहां पे जाएगी जहाँ पे उसकी अमाउंट कम है। पानी भी वहीं से जहाँ पे उसकी अमाउंट ज्यादा है वहां से वहां पे जाएगा जहाँ पे उसकी अमाउंट कम है। गैस फ्लो कहाँ पे करती है? जहाँ पे प्रेशर कम है वहां से प्रेशर मीन्स डिफरेंस का होना जरूरी है। बारिश आती है, कल आ गई, प्रेशर का डिफरेंस था जिसकी वजह से बारिश आ गई। मतलब जो डिफरेंस वर्ड है ये तो हर जगह अपने इन्वायरमेंट के अंदर हर जगह होता ही है। तो ये सारी की सारी बातों की नॉलेज आप सभी को होनी जरूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया था सभी बच्चों को, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं दोबारा ही बता दूं कि जितने भी डिफरेंट रिनाउंड रिसोर्स पर्सन के द्वारा जितने लेक्चर दिए जा रहे हैं, इन सभी लेक्चर को सुनने के बाद ही जो आपका फाइनल एग्जाम होगा, जो 80 मार्क्स का होगा, MCQ की फॉर्म में होगा, तो जितने भी आपके लेक्चर हुए हैं उन्हीं के अंदर से ही आपके क्वेश्चन आएंगे।
ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कि आप जाएं गूगल के ऊपर टाइप करें और आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जितने भी लेक्चर होंगे ये सारे के सारे दोबारा से सुने जाएंगे, मैं डेली नोट कर रहा हूँ सारी बातें, और उन्हीं के अंदर से इतने बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को मैं बना के दूंगा कि आप बैठे रहेंगे, अगर आप सुनेंगे तो ही आप जवाब दे पाएंगे, नहीं तो आपको इस पार्टिसिपेशन का जो सर्टिफिकेट कोर्स का जो सर्टिफिकेट मिलना है आप वंचित रह जाएंगे, आप देखेंगे उस चीज को। तो इसीलिए आप सारे लेक्चर सुने, उनका फायदा उठाएं, क्योंकि ये सारे के सारे रिकॉर्डेड होने के बाद दोबारा आपको दिए जा रहे हैं कि कुछ बातें जो आप लेक्चर के दौरान नोट ना कर पाए ताकि आप दोबारा सुन लें। और ये जैसे मैडम ने बताया ये आपके यानी सिलेबस का पार्ट भी है, एमएससी में भी आएगा और डे टू डे लाइफ से भी कनेक्टेड है। सो थैंक यू मैम फॉर गिविंग सच ए इंफॉर्मेटिव लेक्चर। आप सभी बच्चों में से किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन मैम से पूछना है तो आप फ्री हैं। है बेटा, किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पूछ सकते हो आप। कोई भी बात आपको पूछनी हो मैम से, वैसे कुछ पूछना हो आपको ये पूछना हो मैम आप इतना अच्छा कैसे बोल पाए? देखो हर यानी क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है कि मैम आप ऐसा कैसे बने, आप इतना अच्छा बोली कैसे लेते हो, क्योंकि आज हम स्टूडेंट हैं, हमें ये लगता है कि हम लेक्चर प्रोफेसर तो बनेंगे ही नहीं क्योंकि इतना बोलना होता है वहां पे। यानी कोई भी बात आपको पूछनी हो मैम से। वैसे मैम इनके जो बच्चे हैं जब हम क्लास लेते हैं तो जब भी मेरी क्लास चलती है 45 मिनट्स की, उसमें से डेली 5 मिनट इनका एक मोरल लेक्चर दिया जाता है इनको बूस्टअप करने के लिए। इनको डेली मैं तंग करता हूँ, जैसे घर में इनके मम्मी पापा तंग करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे हमें वो भूमिका निभानी पड़ती है एज ए पेरेंट्स। उसके बाद फिर हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। हाँ वो तो है ही मैडम अच्छे, लेकिन अच्छो एक जो जिस लेवल पे ये पहुंच गए उस लेवल पे अच्छे तो बन गए, फिर उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है, नहीं तो नीचे तो कभी भी आ जाओ। है बेटा, किसी का कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो बताएं। ठीक है, ओके। हाँ सर पूछो। इसके बारे में और इंट्रोड्यूस करना था बच्चों को। इस बारे में सुपर कैपेसिटर्स के बारे में। अच्छा, सुपर कैपेसिटर्स के बारे में अभी कितना टाइम है मेरे पास? ये तो डॉक्टर इनकी की पीएचडी सुपर कैपेसिटर्स में कुछ बातें और भी बेटा जो आपको पूछनी हो। कई बार आप सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, आप हेजिटेट करते हैं, यानी रिकॉर्डेड फॉर्म में हम अपनी जो रिकॉर्डिंग है उसको भी बंद करते हैं। थैंक यू मैम फॉर सच ए नाइस लेक्चर, थैंक यू। अभी डिस्कस कर लेंगे।